नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशंस। इसमें क्या डेफिनेशन है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by is equal to c where a, b and c are integers and a and b are non-zero। तो इस तरह की इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। इसके बाद है, सपोज ये कोई लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन है। अगर मान लो हमें ऐसे दो इंटीजर्स मिलते हैं x नोट और y नोट जो कि इसको सेटिस्फाई कर जाएं, तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन है और x नोट और y नोट इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें कोई भी ऐसे x नोट और y नोट नहीं मिलते जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3x + 4y = 18। इसमें अगर हम x की वैल्यू 2 ले और y की वैल्यू 3 ले तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x को 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 6 और y को 3 पुट करेंगे तो हो गया 12। 6 + 12 = 18। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो x और y की वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। अब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे कि कब किसी लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और कब नहीं होगा। तो इसके लिए थ्योरम है, द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन ax + by = c हैज अ सॉल्यूशन। किसी लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा? इफ एंड ओनली इफ द जीसीडी ऑफ a एंड b डिवाइड c। अगर a और b की जीसीडी डिवाइड करती हो c को तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये रिजल्ट हमारा इफ एंड ओनली इफ है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हमें एकदम से पता लग जाएगा कि किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो कब होगा इसका सॉल्यूशन? अगर a और b की जीसीडी डिवाइड करती हो c को। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया कि इस लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मान लो x = x नोट और y = y नोट इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फिर हमने मान लिया, मान लो a और b की जीसीडी कितनी आ रही है? d, और हमें प्रूफ करना है कि d डिवाइड करना चाहिए c को। ठीक है, नाउ क्योंकि d ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है a और b का, इसका मतलब कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब d a को भी डिवाइड करता है और d b को भी डिवाइड करता है। क्योंकि d a और b दोनों को डिवाइड करता है तो a × समथिंग + b × समथिंग को भी डिवाइड करेगा। a को डिवाइड करता है तो a के मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा, b को डिवाइड करता है तो b के मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा, और फिर इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी थी? c। इसका मतलब d डिवाइड करता है c को। हो गया वन वे तो, कि a और b की जीसीडी को हमने d नाम दिया था और वो डिवाइड कर गया c को। कन्वर्सली हमने माना कि d डिवाइड करता है c को, जिसमें हमने d किसको कहा है? a और b की जीसीडी को। और हमें प्रूफ क्या करना है कि इस इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन आना चाहिए। नाउ d डिवाइड करता है c को, इसकी डेफिनेशन लगा दी, c = k × d वेयर k इज एनी इंटीजर। उसके बाद ये वाली थ्योरम लगाएंगे कि अगर d a और b की जीसीडी है तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स मिलेंगे p एंड q सच दैट d = a × p + b × q। फिर हमने दोनों साइड k से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर k d की वैल्यू हमने c पुट कर दी। ठीक है, इसका मतलब a × समथिंग + b × समथिंग = c। इसका मतलब x = kp एंड y = kq इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा? अगर a और b की जीसीडी डिवाइड करती होगी c को। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, टू इंटीजर्स a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब a और b की जीसीडी कितनी हो? 1। इफ एंड ओनली इफ लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन ax + by = 1 हैज अ सॉल्यूशन। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अभी तो हमने थ्योरम की थी कि ax + by = c का कोई सॉल्यूशन कब होगा? अगर a और b की जीसीडी डिवाइड करती होगी c को। ठीक है, अब क्वेश्चन में c की जगह 1 दे दिया, तो उस हिसाब से क्या रिजल्ट बनना चाहिए कि ax + by = 1 हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ a और b की जीसीडी डिवाइड करती हो 1 को। अब 1 को जो डिवाइड करेगा वो तो फिर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया इफ एंड ओनली इफ कि अगर a और b की जीसीडी 1 है, इफ एंड ओनली इफ में है,
अगर ए और बी की जीसीडी 1 है तो इसके पास कोई सोल्यूशन होगा, और अगर इसके पास कोई सोल्यूशन है तो पक्का ए और बी की जीसीडी कितनी आएगी, 1। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, इट मीन्स ए और बी की जीसीडी कितनी है, 1, और एक्स नोट और वाई नोट इस लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन है, देन जो और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो कैसे दिखाई देंगे, एक्स नोट प्लस के इंटू बी टाइप के एंड वाई नोट माइनस के इंटू ए टाइप के, वेयर के किसको शो कर रहा है, किसी इंटीजर को। रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन क्या है, ये एक इक्वेशन है, इसमें ए और बी की जीसीडी 1 है और इसका एक सोल्यूशन हमें दे रखा है एक्स नोट और वाई नोट, तो हमें बताना है कि इसके और सोल्यूशन किस टाइप के दिखाई देंगे, एक्स नोट प्लस के इंटू बी टाइप के एंड वाई नोट माइनस के इंटू ए टाइप के, इसके बचे हुए सॉल्यूशंस दिखाई देंगे। ठीक है। प्रूफ में हमने कहा ये हमारी इक्वेशन हो गई, ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने कहा मान लो x1 y1 क्या है, कोई और सॉल्यूशन, तो हमें दिखाना है x1 की वैल्यू ये आनी चाहिए और y1 की वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि x1 y1 भी इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a कॉमन आ गया, बचा क्या x1 माइनस एक्स नोट, इधर से b कॉमन आ गया, बचा क्या y1 माइनस वाई नोट, इधर हो गया 0, इसको उस तरफ ले गए। ठीक है। दिस इम्प्लाइज b डिवाइड करता है a इंटू x1 माइनस एक्स नोट को, क्योंकि ये b का मल्टीपल दिख रहा। सो ये जो चीज थी हमारी, ये b का मल्टीपल थी, इसलिए b इसको डिवाइड करता है, लेकिन a और b की जीसीडी तो हमें क्वेश्चन में 1 दे रखी है, इसका मतलब b पक्का किसको डिवाइड करेगा, x1 माइनस एक्स नोट को। फिर हमने डिवाइड की डेफिनेशन लगा दी कि x1 माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू बी इंटू के, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस बी के। x1 की तो आ गई वैल्यू, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y1 की। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दी। इक्वेशन 4 हमारी क्या थी, ये वाली थी, इसमें हमने x1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। तो हम यहां तक आ गए, इसमें एक्स नोट से एक्स नोट कट गया, ये आ गया ए बी के इज इक्वल टू दिस, y1 माइनस वाई नोट में यहाँ से b से b कट गया, y1 माइनस वाई नोट इज इक्वल टू माइनस ए के एंड y1 इज इक्वल टू दिस। सो x1 की वैल्यू पता लग गई, y1 की वैल्यू पता लग गई। अब हम इन x1 और y1 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, जो कि क्या थी, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू सी। इक्वेशन 3 देख लेते हैं क्या थी। इक्वेशन 3 थी ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू सी। उसमें हमने x1 और y1 की वैल्यूज पुट करी और फिर इसको खोल के देखा, सारा ये कट गया, ये आ गया ax नोट प्लस by नोट इज इक्वल टू सी, विच इज ट्रू, क्योंकि ये तो हमने माना ही था कि x नोट और y नोट गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। ठीक है। इसका मतलब कि x1 और y1 जो कि गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन थे वो इस तरीके के दिखाई देंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद है फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें सिर्फ ये बताना है कि इन लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। कब होता था सॉल्यूशन, अगर इसकी और इसकी जीसीडी डिवाइड करे इसको। ठीक है। तो हमने 12 और 501 की जीसीडी निकाली, जो कि 3 आई, और जो 3 है वो 274 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब 12 और 501 की जीसीडी 274 को डिवाइड नहीं करती, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऐसे ही हम यहाँ 3 और 64 की जीसीडी निकालेंगे, जो कि 1 आएगी और 124 को डिवाइड करता है। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आएगा। ठीक है। दिस हैज अ सॉल्यूशन। ऐसे ही 11 और 33 की जीसीडी 3 आएगी। ठीक है। और 3 जो है वो 121 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है। सॉरी, 11 और 33 की जो जीसीडी है वो 11 आएगी, और 11 जो है वो 121 को डिवाइड करता है। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। ऐसे ही ये 4th क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। ये बहुत ही आसान है। इसको हमने लिखा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 5y, 3 को इधर ले आए, 5y को उधर ले गए। यहाँ से हम कहेंगे कि दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि 5 इंटू समथिंग करने पर ये आंसर आ रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब 5 डिवाइड करता है इसको। और कॉन्ग्रुएंस के सेंस में जब हम इस लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। और ये कॉन्ग्रुएंस वाले सारी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हमें आते थे। वो भी आते थे जिनमें a और m की जीसीडी 1 होती थी, a और m की जीसीडी 1 होती थी, और वो भी आते थे जिनमें a और m की जीसीडी 1 नहीं होती थी।
और फिर उनके फर्दर केसेस भी आते थे जब ए और एम दोनों ही लार्ज नहीं हैं, जब ए लार्ज है, जब एम लार्ज है। तो ये सारे के सारे केसेस हम कर चुके थे। तो इस क्वेश्चन को फर्दर हम वही पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ नया क्या है, यहाँ से यहाँ तक लिखने का प्रोसेस नया है, बाकी सारा पुराना प्रोसेस लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है।